डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियां आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम भुवन है और मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। पेशे से मैं एक कांस्टेबल हूँ, एमपी पुलिस में कांस्टेबल। और जैसा आपको लग रहा होगा, हमारा काम वैसा नहीं है। हमें बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। कई बार दिन रात एक करना पड़ जाता है। लॉ एंड ऑर्डर को बना कर रखना पड़ता है। और जिस शहर में मैं कार्यरत हूँ, यहाँ कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं होती रहती हैं जिससे लोगों के मन में डर बढ़ने लगता है। तो हमारा काम होता है उस डर को ख़त्म करना। इंस्पेक्टर साहब जब भी ऑर्डर देते हैं ना कि जाओ कहीं चोरी हुई है और तुम्हारा काम होगा चोर को पकड़ना, शुरुआत कहाँ से करनी है, कैसे करनी है, ये समझ में नहीं आता। क्योंकि कुछ चोर ऐसे होते हैं जो घर में चोरी करके चले जाते हैं, उसके बाद कोई सबूत तक नहीं होता। कैसे करें शुरुआत, ये सबसे बड़ा सवाल होता है। और ऐसे चोरों को पकड़ा तब जाता है जब वो कहीं और चोरी करते हैं, वहाँ कुछ सबूत छोड़ते हैं और फिर हम कड़ियों को जोड़ने लगते हैं। सबको लगता है कि कुछ पुलिस वाले गुंडाई करते हैं, लेकिन हम गुंडाई नहीं करते। कई बार सख्ती दिखानी पड़ती है। कुछ लोगों पर हमें शक होने लगता है कि ये आदमी गड़बड़ लगता है। हम उसका पीछा करते हैं, उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। और जब हमें लगता है कि यही है वो गुनहगार, लेकिन सबूत पक्के नहीं हैं, थोड़ी सख्ती, थोड़ी गुंडाई दिखानी पड़ती है। जब हम सख्ती करते हैं तो वो खुद ब खुद उगल देते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी को भी पकड़कर पीट देना। हम कोई बदमाश नहीं है। हमारा काम है लॉ एंड ऑर्डर को बना कर रखना। कभी कभी किसी पर शक होने के बाद सख्ती करना गलत भी तो नहीं है। इसी तरह मैं यहाँ पर अपना काम करता जा रहा था और पिछले 6 महीनों से हमारे इस शहर में एक अजीब सी चोरियों का सिलसिला जो शुरू हुआ था, उसने सबको परेशान करके रखा था। घरों के अंदर से कुछ चीज़ों का चोरी हो जाना, और ज़्यादातर ऐसे घरों से जहाँ रहने वाले लोग कुछ दिनों के लिए बाहर गए हों। जैसे चोर पता लगा लेते थे कि वो घर वाले वहाँ मौजूद नहीं है और घर का सारा सामान चोरी नहीं करते, कुछ ऐसा सामान जो बिल्कुल बाहर पड़ा हो, जैसे गैस सिलेंडर या कीमती सामान किस कमरे में पड़ा है, उसी कमरे का दरवाज़ा किसी तरीके से तोड़ना, वहाँ से ऐसी चोरी करना कि बाद में सबूत भी न बचे और चोर रफू चक्कर हो जाया करते थे। कई जगह कैमरे लगे होते, लेकिन वो कैमरों की तार को पहले काटते ताकि सबूत न बचे, फिर चोरी करते। और ऐसी ही चोरियों की वारदात हमारे शहर में बहुत ज़्यादा बढ़ रही। कुछ ऐसे चेन स्नेचर भी होने लगे थे जो औरतों को जैसे रात के वक्त जीने नहीं दे रहे थे। औरतें रात के वक्त कहीं चलकर जाएं, जिन्होंने गले में या कानों में गहने पहने हुए हों, ऐसे चेन स्नेचर्स उनके गले की वो चेन को खींचकर भाग जाते। कुछ को पकड़ा था, लेकिन हमेशा मुझे लगा करता था ये किसी गैंग का काम है। ऐसा नहीं लगता कि ये कोई साधारण इंसान होगा। अलग अलग लोगों पर शक होता, कुछ लोग पकड़े जाते, फिर भी चोरियों का सिलसिला थम नहीं रहा था। और ऐसा शायद हर शहर में होता है। कभी न कभी ऐसे हादसे होने ही लगते हैं। यहाँ मुझे ये जिम्मा सौंपा गया था कि मैं उन चोरों को पकड़ूं। इसीलिए सारा दिन मैं बाहर रहता, ऐसे इलाकों में रहता जहां सबसे ज़्यादा चोरियां हो रही थी। नाका लगाकर हम आने जाने वाले हर इंसान को पकड़ते, पूछते, कई बार उनके बैग भी चेक करते। शक्की इंसानों पर हमेशा निगरानी रखी जाती, लेकिन फिर भी कुछ चोरियां ऐसी थीं जिनके बारे में कुछ पता ही नहीं चला। कई अमीर लोगों के घरों में हुई चोरियां जिसका जिम्मा किसी और चोर पर डाला भी नहीं जा सकता था। आखिर हम बिल्कुल थक गए थे।
मैं भी कभी कभी निराश रहा करता था। एक दिन जब मैं अपने घर की छत पर चढ़ा हुआ था, हमेशा रात के वक्त छत पर चढ़कर वो ठंडी ठंडी हवा का झोंका महसूस करना मुझे अच्छा लगा करता था। लेकिन मेरी नज़र रात के 11 बजे वो सामने वाले सफ़ेद घर पर पड़ी, जहाँ पर ब्रिजेश नाम का लड़का रहा करता था, जिसे सभी बिरजू कहते हैं। था तो वो मेरा हम उम्र ही, लेकिन पहले से ही मैंने देखा वो नशे करने लगा था, सिगरेट पीने लगा था और ऐसे नशेड़ियों के साथ घूमा करता। आज तक उसे कोई अच्छा काम मिला ही नहीं, या कहें वो काम करना ही नहीं चाहता था। बड़ा कमज़ोर सा हो गया था, चेहरे से जैसे वो नूर उतर चुका था। लेकिन अब भी गुजारा कैसे कर पा रहा था? मुझे अचानक दिमाग में ख्याल आया। लेकिन रात के 11 बजे घबराते घबराते वो घर से बाहर निकल रहा था और एक फटा हुआ झोला उसके हाथ में। ऐसी हरकतें तो चोर करते हैं ना, छिपकर इधर उधर झांकते हुए कहीं जा रहा था। मुझे लगा कुछ ना कुछ तो दाल में काला है। जैसे ही वो पीछे वाली गली में चला गया, मुझे मन में ऐसा लगता रहा, यार इस पर निगरानी तो रखनी चाहिए, रात के वक्त कहाँ पर जाता है। और जैसे ही 1 घंटे बाद वो वापस आया, वापस आते वक्त ज़रा भी डरा हुआ नहीं था, लेकिन पसीने से तरबतर था। झोला उसके पास नहीं था, लेकिन खुशी से लहराता हुआ वो घर की तरफ आ रहा, बड़ा खुश। मुझे तभी शक हो गया, इस पर निगरानी रखनी होगी, कुछ न कुछ गड़बड़ है। ऐसे नशेड़ी ही तो होते हैं जो चोरियां करते हैं, और कुछ चोर ऐसे होते हैं जो तेज़ दिमाग होते हैं, गैंग में काम करते हैं। हो सकता है ये चोरियां करता हो, जैसा कि 5-6 साल पहले हुआ था। एक चेन स्नेचर के साथ यह पीछे पकड़ा गया था। इसने कहा मैंने चोरी नहीं की, वो तो मेरा दोस्त था। उस दिन वो चोरी करेगा इसे पता नहीं था। भले ही कुछ दिनों की रिमांड पर इसे भी रखा गया था, लेकिन बाद में छोड़ दिया गया था। मुझे आज भी शक है यह नशेड़ी चोरी करता होगा। मैंने उस समय भी कहा था, लेकिन उस समय मैं पुलिस में नहीं था। अब मैं एक कांस्टेबल हूँ। वो नशेड़ी कोई काम नहीं करता। जैसे ही वो घर के अंदर गया, मैंने ठान लिया इस पर नज़र रखूँगा, इस पर नज़र रखूँगा। हमारे मोहल्ले में अगर कोई चोर निकल आया ना, बड़ी बेइज्जती वाली बात होगी, और अगर मैंने उसे पकड़वाया फिर शायद मेरी इज्जत बनी रहेगी। अब मुझे पता था उस पर नज़र तो रखनी होगी। अगली रात 11 बजे फिर से मैं छत पर चढ़ा था, देख रहा क्या वो घर से बाहर निकलता है या नहीं। 11 बजे के करीब एक झोला लेकर घबरा कर इधर उधर झांकता हुआ वो बाहर की तरफ निकला और आगे वाली गली की तरफ चला गया। मुझे बस इसी का इंतज़ार था। ज़रूर वो झोले में कोई ऐसा सामान रखता होगा जिससे ताले तोड़े जाते हैं, या कोई ऐसी चीज़ जिससे घर के अंदर घुसा जाता है। चोर है ये, पक्का चोर। मैं जल्दी से अपने घर से बाहर निकला, पीछा करना चाहता था, लेकिन आगे वाली गली से अंदर वो कब चला गया पता ही नहीं चला। फिर मैं वापस आ गया, मुंह में बुड़बुड़ करता हुआ। मैं छत पर चढ़ा, 1 घंटा इंतज़ार किया और 12 साढ़े 12 बजे वो वापस आ रहा, बड़ा खुश। कपड़े उसके गीले थे, जैसे कहीं से कुश्ती करके आया हो या किसी घर में चोरी करके आया हो। मुझे पता लग गया था ये चोरी करता है, इसे पकड़ना होगा, इसकी गैंग पकड़ी जाएगी। हो सकता है जो चोर पकड़े नहीं जा रहे ये उनका हिस्सा हो। लेकिन आज मैं गलती कर गया, कल मैं गलती नहीं करूँगा। अगली रात मैं पूरी तैयारी के साथ गली में खड़ा था, एक खंबे के पीछे इंतज़ार कर रहा वो कब घर से बाहर निकलता है। ये काम ऑफिशियल नहीं था, क्योंकि अपने साथी किसी को कहता तो वो मुझे कहने लगते तुम्हें उस पर शक कैसे। मैं कहता रात को 11 बजे देखा तो गड़बड़ हो जाती। उससे पहले मैं कोई ना कोई सबूत इकट्ठा करना चाहता था। खंबे के पीछे छिपा मैं इंतज़ार कर रहा। जैसे ही 11 बजे इधर उधर झांकता हुआ वो बाहर की तरफ निकला, उसे पता लग गया कि कोई खंबे के पीछे है। दरवाजे के पास खड़ा रहा, देखता रहा, खड़ा रहा, देखता रहा, फिर बड़ी तेज़ी से भागा आगे वाली गली की तरफ। मैं खंबे के बाहर निकल नहीं पाया। जैसे ही मैं निकला मुझे पता लग गया वो भाग रहा है, उसे शक हो गया है। जैसे ही मैं उसके पीछे गया, गली में कहाँ चला गया पता नहीं चला, ढूंढ नहीं पाया मैं उसे। फिर मैं वापस आया। अब मुझे पक्का हो गया
चोर भागते हैं चोर पुलिस वालों को देखकर, वो मुझे देखकर भागा है, यकीनन उसके मन में चोरी होगी और शायद जहां वो जाएगा ना, वापस आते वक्त चेहरे पर शिकन होगी उसके। 12:30 बजे तक मुझे गली में खड़ा रहना पड़ा और 12:30 बजे वो एक अंधेरी गली से जैसे नाचता हुआ इस तरफ आ रहा। मैं भी एक खंबे के थोड़ा पीछे की तरफ हो गया। जब वो मेरे करीब पहुंचा, उसे जैसे डर ही नहीं था। मैं बाहर निकला तो वो घबरा गया। फिर मैं उससे पूछने लगा, कहाँ जाकर आया है? वो कहने लगा, कुछ नहीं, दोस्तों के पास। मैंने कहा, दोस्तों के पास? अच्छा, तो दोस्त चोरी करते हैं तो तू भी चोरी करके आया होगा। वो थोड़ा सा घबराया, फिर हंसते हुए कहने लगा, चोरी? मैं चोरी वोरी करके नहीं आया। क्या रात के वक्त दोस्तों से मिलना मतलब चोरी करना होता है? मैंने कहा, नहीं, चोरी करना तो नहीं होता, लेकिन मैं पुलिस में हूं ना, चोरों को पहचान लेता हूं। सच सच बता दे, सच सच बता दे, किससे मिलने के लिए जाता है? क्या करने के लिए जाता है? रात को निकलता है ना तू, कुछ ना कुछ गलत करता है ना? उसने कहा, नहीं, अब रात को कोई निकलता है इसका मतलब गलत करता है। क्या आज़ादी नहीं है? रात को निकल नहीं सकते हम? चाहे दिन हो या रात हो, मैं जहाँ जाऊँ मेरी मर्जी। मैंने कुछ गलत किया तो बताइए, जेल में डालिए, ऐसे आप इल्ज़ाम मत लगाइए। हमें क्या कह सकता था? बात उसकी भी सही थी, चेहरे पर शिकन थी उसके, लेकिन ऐसा पता चल रहा था बात को छिपा रहा है। उसके बाद मैंने उसको कह दिया, देख, अगर मुझे पता लगा कि तू चोरी वोरी करता है, कोई गलत काम करता है, मैं दुगनी सज़ा दिलवाऊंगा। पहुंच बहुत है ऊपर मेरी, फिर पकड़ कर जो पीटेंगे ना तुझे, वो अलग से। उसने कहा, जी बिल्कुल, अगर कभी आपने पकड़ा तो बता दीजिएगा। वो बड़े आराम से घर की तरफ निकल गया और जिद जो मेरे अंदर भर गई थी ना, इसे तो पकड़ना है। चोर है ये, चोर, शक्ल से पता चल जाता है हमें चोर है। कोई बात नहीं, नज़र तो अब रखनी पड़ेगी, नज़र रखनी पड़ेगी इस पर। इसके बाद अगली रात मैंने इंतज़ार किया, छिपकर दूर रहा मैं। जैसे ही यह गली की तरफ गया, वो झोले को पकड़े हुए ये घबराया हुआ था। ऐसा लग रहा था कुछ है उसमें जो अगर पकड़ा गया तो ये अपनी गलती मान लेगा। मैं पीछा करता रहा, 2-4 गलियों के इधर उधर से निकलकर वो मोहल्ले से बाहर गया, सड़क के दूसरी तरफ। वहाँ कॉलोनी बनने वाली थी, कई प्लॉट थे जो खाली थे, लेकिन रास्ता बनाया गया था। उस रास्ते से वो निकला। आगे एक गंदा नाला था जिसे पार करने के लिए उसे पाइप के ऊपर से गुजरना पड़ा। और मैं सोचे जा रहा, आधी रात को झोले में कुछ डालकर घबराया हुआ ऐसी गंदी जगह से कौन गुजरता है? कोई ऐसा जिसे डर हो कि वो पकड़ा ना जाए। मैं उसके पीछे ही था, बस इंतज़ार कर रहा कब ये गलती करे। जहाँ ये जाएगा मुझे बस पता चल जाए, देख लूँगा कैसे लोगों के पास जाता है। उसके बाद समझो ये गया। आगे एक और कच्ची सी जगह थी, बहुत ज़्यादा झाड़ियाँ। वो उस झाड़ियों वाली जगह के बीच से निकल गया और मुझे कुछ पता नहीं चला। जब मैं झाड़ियों में गया, मुझे रास्ता नहीं मिल रहा बाहर निकलने का। कई ईंटों वाली कुछ दीवारें थी जिन्हें फांद कर मुझे वापस आना पड़ा, और आगे मैं देख नहीं पा रहा कि वो कहाँ पर गया। सच में मुझे चकमा दे दिया उसने। उसके बाद उसे मैं ढूंढ नहीं पाया और वापस आया। उस रास्ते से वापस आना बड़ा बुरा एहसास था। घटिया जगह, मिट्टी से भरी, गंदगी से भरी, लेकिन अपने मोहल्ले में वापस आकर मैं उसका इंतज़ार करने लगा। कोई बात नहीं बच्चे, आज बच गया, आज बच गया, लेकिन दोबारा बचेगा नहीं। इसके बाद घूमता फिरता झूलता हुआ वापस आ रहा। मुझे एक गली के पास देखकर सर हिलाया उसने। ऐसे सर हिलाया जैसे डरता ही ना हो, जैसे उसके खिलाफ कोई सबूत हो ही ना। अगर सबूत थे वो उसे छिपा कर आ गया। गुस्से में था, लेकिन उसे शक दिलाना नहीं चाहता था। मुस्कुराकर मैं भी गली में आगे की तरफ चला गया। उसे लगा होगा कि मैं यहाँ घूमने के लिए बाहर निकला हूँ, और आगे की तरफ बढ़ गया। लेकिन यही बात अगले दिन पुलिस स्टेशन में मैंने इंस्पेक्टर साहब को बताई। साहब, मेरा एक पड़ोसी है, पड़ोसी भी क्या, मोहल्ले में रहता है, आगे वाला घर है। अब मुझे उस पर शक है कि वो रात को चोरी वोरी करता है, रोज़ निकलता है,
चोरी करने के लिए और कहीं ना कहीं चोरी करता है। तभी इंस्पेक्टर साहब ने कहा, अच्छा तो चोरी करके सामान वगैरह लेकर आता है, देखा तूने, शक है तुझे पूरा? मैंने कहा नहीं नहीं साहब, वो सामान वगैरह नहीं लेकर आता, लेकिन झोला लेकर जाता है। मुझे लगता है झोले में कुछ ऐसी चीज़ है जिससे वो चोरी वगैरह करता है। नशेड़ी सा है, पक्का चोरी करता होगा। इंस्पेक्टर साहब ने कहा, अच्छा झोला लेकर जाता है, तुम्हें कैसे पता कि वो चोरी करता होगा? कोई महंगी चीज़ पहनी है उसने, कोई सोने की चीज़, कुछ ऐसे गहने कहीं सुनार के पास बेचे हों जिससे तुझे थोड़ा शक हुआ? मैंने कहा नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं है। पहले कभी 5-7 साल पहले वो चोरी करते हुए पकड़ा गया था, चेन स्नेचर के साथ था। साहब ने पुरानी फाइल मंगवाई, उसमें पूरी FIR दर्ज थी, जहाँ साफ साफ ज़्यादा कुछ था नहीं कि वो तो बस पीछे बैठा था। उससे पहले ऐसी कोई वारदात हुई नहीं थी, और जो आगे वाला लड़का भी था उसने माना कि इसे फंसाया गया, वो किसी को साथ चाहता था जिसने मुंह ना ढका हो ताकि वो फंसे। इस तरह इंस्पेक्टर साहब कह रहे, देख पहले उसने क्राइम किया है और सिर्फ इसलिए दोबारा उसे फंसाया जाए, ऐसा सही नहीं है। अगर तुम्हें लगता है कि वो चोरी कर रहा है तो कोई सबूत इकट्ठा करो, कोई सबूत मिलता है तो मुझे बताना, फिर देखते हैं कैसे ये चोर पकड़ा नहीं जाता। मैंने इंस्पेक्टर साहब को कहा, साहब अभी कोई सबूत तो नहीं है, लेकिन एक बात मुझे पता है कि जो चोर होते हैं ना, कुछ सामान घर में रखते हैं। आप कहें तो घर में छापा मारूं, लेकर चलता हूं किसी और को, किसी और कांस्टेबल को साथ, और घर में एक बार छापा मार ले, किसी ने किसी अलमारी से बेड के नीचे कुछ रखा होगा, पता चल जाएगा। इंस्पेक्टर साहब कहने लगे, पागल हो गए हो, बिना वारंट के किसी के घर में ऐसे तलाशी लेना सही नहीं है। कुछ तो ऐसा बताओ ना जिससे लगे कि ये चोर हो सकता है, तो मैं वारंट निकलवाने की कोशिश करूं। अब सिर्फ शक है, रात को जाता है, ये तो उसकी आज़ादी है ना, कहीं भी जा सकता है। मैंने भी सर हिलाया और कहा, फिर भी सर बस एक बार देखने का मौका मिल जाए, वारंट ना सही, आप समझ सकते हैं ना, वैसे ही मैं कह दूंगा कि घर के अंदर देखना है, कोई चोर छिपा है। इंस्पेक्टर साहब गुस्से में, देखो ये गलत है, तुम फंसोगे, मुझे भी फंसाओगे। सबूत नहीं मिलता तो कुछ नहीं कर सकते, चुप करके बस नज़र रख सकते हो। अगर तुम्हें लगता है कुछ ऐसा जिससे केस बनाया जा सकता है, फिर मेरे पास आना। अब ऐसे ऊट पटांग बातें मत करो, रात को कोई निकलता है झोला लेके, नशेड़ी है, चोरी करता होगा, ऐसे कयास मत लगाओ और जाओ, बाकी काम है ना बहुत, नाका लगाना है आज, चलो वहाँ पर बाकी साथियों को इकट्ठा करो, शाम का वक्त वहाँ निकलने वाला है। मुझे इंस्पेक्टर साहब ने मना कर दिया था, लेकिन मैं रुकने वाला नहीं था। सबूत इकट्ठे करने हैं ना, तो सबूत इकट्ठे करेंगे। मैं पीछे जाऊंगा, देखूंगा, पहले तो उसके झोले में क्या है ये पता कर लूं। मैंने अब तैयारी की, रात को पकड़ूंगा, उसका झोला देखूंगा। इसीलिए रात को मैं उस गली के आगे खड़ा हो गया जहां से वो गुजरा करता था। 11 बजे यहां से निकलेगा तो पकड़ लूंगा। झोले में क्या है एक बार देखूंगा तो तसल्ली हो जाएगी। पक्का ही ताले तोड़ने वाली चीज़ें होंगी, ऐसी चीज़ें होंगी जिससे घर के अंदर घुसा जा सके। तो वहाँ अंधेरे में छिपा हुआ इंतज़ार कर रहा, और 11 बजे जब मुझे कुछ आवाज़ें सुनाई दी, मैं पूरी तरह से तैयार था। और जैसे ही मैंने बिरजू को देखा, मैं समझ गया ये निकलने वाला है, पकड़ो इसे। जैसे ही वो करीब से गुजरने वाला था, मैंने उस पर धावा बोल दिया, पकड़ लिया उसे। वो पहले से घबराया हुआ था, वो नहीं चाहता था कि वो पकड़ा जाए। झोले के अंदर क्या है वो उसे वहां से छिपाकर निकालना चाहता था। मैंने उसे पकड़ लिया, एक दीवार के साथ सटाकर मैं कहने लगा, पकड़ा गया बेटे, पकड़ा गया। चोर चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, एक ना एक दिन पुलिस के हाथ तो उसे लगना ही है, जैसे तू लगा है। सारे सबूत इस झोले में है ना, आराम से पकड़ा जाएगा। कांपते कांपते वो कहने लगा, भैया भैया कुछ नहीं है इसमें, खाने की चीज़ें हैं, खाने की चीज़ें। मैंने कहा खाने की चीज़ें? इतनी भारी खाने की चीज़ें? अगर खाने की चीज़ें हैं तो दिखा दे, चला जाए यहाँ से। वो घबराया हुआ था बहुत ज़्यादा। झोला छीनकर मैंने कहा, बेटे अब तू पकड़ा गया, अब तू पकड़ा गया। मैंने उसके बाजुओं को रस्सी से बांधा, एक पाइप के ज़रिए थोड़ा सा खींचा। फिर मैंने कहा, बेटे यहीं से पुलिस को बुलाऊंगा, झोले में देखूं तो क्या है, ऐसी चीज़ें निकलेंगी सबूत के तौर पर। अब तुमसे बातचीत की जा सकती है, और कुछ लपड़ पड़ेंगे ना तो खुद बकेगा बेटे, खुद बकेगा। झोला खोला मैंने,
और झोले में जो चीज़ें थीं उम्मीद नहीं थी मुझे। कुछ सड़े हुए फल थे उसमें, कुछ जानवरों की हड्डियां थीं, और ख़ास तौर पर जैसे बकरे की हड्डियां और मुर्गे की हड्डियां। और ये हड्डियां ऐसा नहीं था कि मुर्गे को काट कर निकाली गई हों, जैसे नॉनवेज चिकन वगैरह कुछ खाया हुआ था। थोड़े मांस के हिस्से भी थे, दुर्गंध घटिया सी आ रही। ऐसी चीज़ें थीं पूरे झोले में, ऐसी चीज़ें। मैं हाथ मारता गया कि कोई काम की चीज़ तो मिलेगी, कोई चाबी, कोई ताला, कोई स्क्रू ड्राइवर, कुछ ऐसा तो मिलेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। फिर वो झोले को पकड़कर मेरी उंगलियां जैसे ढीली पड़ने लगी, मेरे हाथ कांपने लगे। ऐसे तो मैं बुरा फंसा। फिर मैंने उसके हाथ को खोला और कहा, देख बेटे, तूने मुझे फंसाया ना। तू झोले में कुछ ऐसा लेके जाता है जो चोरी के लिए होता है। आज तुझे पता लग गया कि मैं यहाँ पर हूँ, तभी तो ये चीज़ें लेकर यहाँ पर आया है। देख बेटे, आज बचा है, बार बार नहीं बचेगा। वो कहने लगा, देखे साहब, मैंने कुछ नहीं रखा है झोले में, ऐसा काम नहीं करता मैं। चोरी वोरी तो गलती से भी नहीं कर सकता। अब मैं क्या कह सकता था? उसे जाने दिया मैंने। लेकिन मेरे मन में ये ख्याल था, इसे रंगे हाथों पकड़ूं तो पकड़ूं कैसे, क्या करूं जिससे सबूत इकट्ठे हों। भले ही झोले के अंदर ऐसे सामान को लेकर बाहर की तरफ गया है, शक हो गया होगा इसे। घर के आगे से तो मैं गुजरा था, तो इसे पता होगा आज इस तरफ है, ऐसा सामान नहीं लेकर जाना। कोई नहीं बेटे, कोई नहीं। ऐसा करता हूं, किसी तरीके से इसके घर के अंदर तलाशी लेता हूं। अब इंस्पेक्टर साहब तो मुझे लीगली अंदर जाने नहीं देंगे, और तरकीब है मेरे पास। झगड़ा करूंगा इसके साथ, कुछ ऐसा बहाना लगाकर घर के अंदर घुस जाऊंगा। मैंने पूरी तरकीब लगाई। इंस्पेक्टर साहब को कुछ नहीं बताया, लेकिन हमारे मोहल्ले के 2 लड़के जो मुझे जानते थे, मैंने उनको कहा, शाम के वक्त ना बिरजू से झगड़ा करना, और तुम ऐसा करना, झगड़ते झगड़ते उसे मारने की कोशिश करना, लेकिन मारना मत, खुद के सर पर कुछ मार लेना। सर पर चोट लगे, थोड़ा खून निकले, फिर मुझे बुलाना। मैं कहूँगा केस पड़ जाएगा, और इस तरह उसके घर के अंदर घुसना है, बस तलाशी लेनी है, बस ये काम करवा दो मेरा। दोनों लड़के मान गए, क्योंकि मैंने उन पर एहसान किया था। अब उनकी बारी थी। शाम के वक्त जब बिरजू बाहर निकला, कुछ लेने के लिए निकला होगा, उन्होंने जैसे लड़ना शुरू कर दिया। बिरजू डरता हुआ पीछे हटने लगा, लेकिन वो दोनों लड़ते जा रहे। बहाने बहाने में दोनों ने जैसे हाथ उठाने की कोशिश की, लेकिन मेरी बात याद थी उन्हें, मारना नहीं है, बस डराना है। फिर एक दूसरे के साथ जैसे झगड़ते हुए एक ने दूसरे लड़के के सर पर कुछ मारा, जिससे थोड़ा सा खून निकला, और तभी वो चीखने लगे। इतने में मैं घर से बाहर निकला बहाना लगाकर, क्या हुआ। फिर मैंने कहा, ये किसने मारा? उन्होंने कहा, बिरजू से झगड़ा हो रहा था, इसी ने मारा होगा। मैंने कहा, बिरजू तू गया बेटे, खून निकला है, खून पता है ना तुझे, तुझ पर आईपीसी की धारा लगेगी, बुरा फंसेगा, जेल जाएगा, और 10 साल की जेल है। देख, खून निकला है, तूने तो जान से मारने की कोशिश की है इसे। बिरजू रोने लगा, कहने लगा, नहीं साहब, कुछ नहीं किया मैंने। फिर वो लड़के कहने लगे, इसके पास ना एक लोहे की चीज़ थी, तेज धार लोहे की चीज़ थी। मैंने कहा, बिरजू कौन सी लोहे की चीज़ थी? बिरजू कहने लगा, भैया यहीं पर था मैं, कुछ लोहे की नहीं चीज़ थी मेरे पास, मैंने तो छुआ तक नहीं इन्हें, ये मारने की कोशिश कर रहे थे, गालियाँ निकाल रहे थे। मैंने कहा, बिरजू देख, तुझे मैं बचा सकता हूँ, अगर तू गुनहगार है फिर तो तू फंसेगा। अगर तूने गुनाह नहीं किया, पक्का तूने किसी लोहे की चीज़, तेज धार चीज़ से नहीं मारा इनको, फिर इन्हें मैं बताता हूँ। लेकिन ये कह रहे हैं तेरे पास वो चीज़ है, तो तेरे घर में देखना होगा। अगर वो चीज़ नहीं निकली जैसा ये कह रहे हैं, फिर तू बच गया, फिर फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिरजू मान नहीं रहा था, लेकिन मैंने ज़बरदस्ती की। वो फंसा हुआ था। मैं घर के अंदर गया, उसके बाद कुछ तलाशी ली। मुझे कोई ऐसी चीज़ चाहिए थी जो कीमती हो, जो चुराई गई हो, ताकि इसे फंसाया जा सके। वो दोनों लड़के दरवाजे पर खड़े। मैंने कई चीज़ें चेक की, बेड के नीचे चेक किया, उसके पास ज़्यादा सामान था ही नहीं, ज़्यादा अमीर नहीं था, बिल्कुल गरीब था, नशेड़ी सा। लेकिन एक अलमारी को जैसे ही मैं खोलने वाला था, वो अलमारी पर कोई चाबी नहीं लगी हुई थी। थोड़ा सा दरवाज़ा उसका खोला मैंने, जैसे अचानक मुझ पर कोई हावी हुआ हो। मुझे धक्का दिया गया।
पीछे की तरफ दीवार पर उड़ता हुआ टकराया था मैं। बिरजू सन्न, दोनों लड़के सन्न। मैं खुद होश में नहीं रहा। उसके बाद खुद को संभाल कर मैं खड़ा हुआ और कहने लगा, किसने मारा धक्का? ये धक्का किसने मारा? बड़ा जोरदार धक्का मारा किसी ने। बिरजू कहने लगा, भैया मैं यहाँ खड़ा था, भैया काफ़ी दूर खड़ा था मैं। वो लड़के भी कहने लगे, हाँ हाँ आपको पता नहीं। मैंने कहा, अलमारी में क्या है? बिरजू अलमारी में क्या है? बिरजू घबराया हुआ, मुझे ऐसा लग रहा कुछ गड़बड़ है अलमारी में, कुछ ऐसा है जिससे दिखाने से बिरजू डरता है। बिरजू मना करने लगा, भैया अलमारी नहीं, भैया मेरा सामान है ना, ऐसा नहीं रखूंगा मैं उसमें। मुझे अब ये भी शक था, ये धक्के वाली क्या चीज़ है कि बिजली का झटका था। दोबारा मैंने अलमारी को हाथ लगाया, जैसे मुझे गर्दन से पकड़कर किसी ने खींचा हो और पीछे गिरा दिया हो। पहली बार एक ऐसी शक्ति का एहसास किया था मैंने जिससे मैं इतना डरा, वो दो लड़की तो डर कर भाग गई। बिरजू की आंखों में घबराहट थी, अलमारी ना खोल पाने की। मेरे अंदर वो कशिश थी जो अधूरी रह गई थी। बिरजू को देखकर मैंने कहा, बिरजू ये क्या हो रहा है? बिरजू बिरजू अलमारी में क्या है? बिरजू ने कहा, नहीं भैया कुछ नहीं है। मैंने कहा, बिरजू अलमारी दिखा, देख तू बुरा फंसा है, अलमारी दिखा, मुझे लगता है उसमें कुछ है, मुझे कोई रोक रहा है। बिरजू ने कहा, भैया अलमारी खोलने की कोशिश कर लीजिए, आप खोल नहीं पाएंगे, और मैं कहता हूँ यहाँ से चले जाइए। ये जिद बहुत बुरे स्तर तक जा सकती है, आपको ज़्यादा नुकसान हो सकता है। मैं जैसे ही अलमारी के पास गया, मुझे कानों के पास भिन भिन आती हुई वो आवाज़ सुनाई दे रही थी। किसी की हल्की सी ये आवाज़ थी जो मेरे से 2-4 फुट दूरी से आ रही, अलमारी के जैसे अंदर से, लेकिन मेरे करीब भी मुझे महसूस हो रहा। जैसे जब मैं अलमारी के करीब जाता कोई मुझे पकड़ने की कोशिश करता, सिहरन सी पैदा होती, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते, ठंडक लगने लगती। फिर बिरजू घबरा रहा होता। मैं पीछे हटा और कहने लगा, बिरजू ये अलमारी के साथ क्या है? इसे खोलना इतना मुश्किल क्यों है? बिरजू ने नज़रें झुकाई और फिर हिम्मत भी उसमें आई और वो कहने लगा, भैया चले जाइए, मुसीबत को मोल लेने की कोशिश मत कीजिए भैया, चले जाइए, आपकी जान पर भी आ सकती है भैया, चले जाइए, कमज़ोर समझकर ऐसे बर्ताव मत कीजिए। उसकी आंखों में मैंने खौफ नहीं देखा, चेतावनी थी मेरे लिए, चेतावनी। और मैं भी जान गया, अगर सच में उसने पुलिस को बुलाया तो मैं मुसीबत में फंस सकता हूँ। किसी के घर की तलाशी नहीं ली जा सकती, वो लड़के तो भाग चुके थे। अब ये जो हो रहा है इसे मैं किसी को समझा नहीं पाऊंगा, लेकिन जो सामान बिखरा है ना, ऐसा लगेगा कि मैं पुलिस वाला बनकर गुंडों की तरह इसके घर के अंदर आकर तलाशी ले रहा हूँ, और इंस्पेक्टर साहब समझ जाएंगे क्योंकि उन्हें तो सब पता है। नज़रें झुकाकर घर से बाहर निकलते वक्त मैंने उसको कहा था, बिरजू अभी मौका है, सच बता दे। अगर कल खुद मुझे सच पता लगा ना तो तू बुरा फंसेगा, फिर तेरी मदद मैं नहीं करूँगा, उल्टा तुझे ज़्यादा बुरा फंसाऊँगा। बिरजू मेरे करीब आया, मैं घर के बाहर था दरवाजे के करीब, और फटाक से उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। यह दरवाज़ा सिर्फ घर का ही बंद नहीं हुआ था, जैसे उसके मुंह का दरवाज़ा भी बंद हुआ था। वो बताना नहीं चाहता था ये क्या राज है, और सच में मुझे भी लगा ये कोई साधारण राज नहीं है। अलमारी में कुछ है, उसके झोले का राज है, और रात को कुछ वो करता है। कहीं ऐसा तो नहीं ये किसी ऐसी शक्ति का सहारा ले रहा है जिससे ये चोरी तो करता है लेकिन शायद पकड़ा ना जाए। इन चीज़ों पर तो कोई यकीन नहीं करता। मुझे पता लगाना होगा, पता लगाना होगा। और अब जैसे मेरी जिंदगी का मकसद यही बन गया। घर आकर उस ज़ल्लत को सहा था मैंने, लेकिन अगली रात मैं तैयार था। पीछा करूँगा, पूरी तैयारी से पीछा करूँगा। आगे निकलने के रास्ते, हर तरीके मैं अपनाने वाला हूँ। अब तो वो कहाँ जाता है मैं अच्छे से पता लगाऊँगा, और कौन सी शक्ति उसकी रक्षा करती है वो भी मुझे जानना है। वो रात जैसे ही बिरजू घर से निकला, मैं अपने घर की छत पर था। मुझे पता था वहाँ से वो किस तरफ जाता है। झोले में इस बार कुछ था जिसको वो घबराए घबराए छिपाता हुआ आगे की तरफ बढ़ रहा। जैसे ही वो उस गली में गया, मैं नंगे पांव था।
नंगे पांव। आप समझ सकते हैं मेरी जिद। भले ही कांटे मेरे पैर में चुभ जाते, लेकिन मैं सच्चाई जानना चाहता था। मैं उसका पीछा करने लगा। गली से आगे निकला वो, मैं काफी दूर पीछे, उसे पता ही नहीं होगा कि कोई पीछे है। जब वो उस नाले के ऊपर से निकला, दूर से देख रहा था मैं धीरे धीरे उसके करीब। जैसे ही वो खाली इलाके को पार कर चुका, झाड़ियों के बीच से आवाज को सुन रहा। मैंने पता कर लिया झाड़ियों से आगे वो कहां पर जाता है। दीवारों को फांदता नहीं, साथ साथ घूमकर, जैसे उस खास रास्ते से निकलता कि कोई पीछा कर भी रहा हो तो भटक जाए। ऐसे वो उस रास्ते से आगे निकला। एक खाली पड़ा इलाका, जो कि एक पुराने कॉलेज के पीछे वाले ग्राउंड का हिस्सा था, जिसका कोई इस्तेमाल नहीं करता था। वहां पेड़ ही पेड़ थे, झाड़ियां ही झाड़ियां, और उसके बीच से वो निकलता जा रहा। एक छोटा रास्ता था ईंटों से बनाया हुआ, जिसके ऊपर घास आ चुकी थी। उस रास्ते के जरिए वो आगे बढ़ रहा। मैंने देखा उस बंद पड़े कॉलेज के कुछ कमरे। उनके पास से जब वो गुजर रहा ना, एक दरवाजे के पास जाकर वो रुक गया। इधर उधर झांकता गया, और मैं समझ गया, यहां है जो भी है। ये जो चीज लेकर जाता है ना, इसके साथी वगैरह इस कमरे में होंगे। बड़ा हॉल है झाड़ियों के बीच, और यहाँ कौन आएगा? ये कॉलेज तो बंद हो चुका है, सामान निकाला जा चुका है, टूटे फूटे कुछ कमरे हैं। यहीं पर ऐसे चोर ऐसी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। वो दरवाज़ा खोलकर अंदर गया, और तभी मैं समझ गया अब इसे पकड़ने का वक्त है। लेकिन कोई गलती नहीं होनी चाहिए, सबूत समेत। हर बार ये चालाकी से बच जाता है। इस बार मैं नहीं चाहता था कि यह कोई गलती करे। मैं चाहता था इस बार सीधा गलती पे पकड़ा ही जाए, निकल ना जाए। तो मैं उस दरवाजे के करीब, उस कमरे के करीब था। कई बार पैर में कांटे चुभे, थोड़ा खून निकला, लेकिन जिद ने मुझे मजबूत कर दिया था। उस कमरे के पास आवाज़ें सुनना चाहता था अंदर से क्या आती हैं, लेकिन कोई आवाज़ नहीं आ रही। बड़ा कमरा था, और हो सकता है इस कमरे के जरिए वो आगे की तरफ निकल जाए, यहाँ रुका ना हो। मैंने अंदर झांका, और मेरा शक बिल्कुल सही निकला। आगे एक दरवाज़ा था जो खुला था, यानी वहाँ से वो आगे निकला। जल्दी से चलकर मैं आगे की तरफ गया, देखने लगा वो कहाँ गया। लेकिन खुशकिस्मती देखिए मेरी, मैंने पहचान लिया वो कहाँ पर है। वहाँ दूसरी मंजिल पर एक टूटा हुआ कमरा, बहुत ज़्यादा काले रंग का, जिसमें किसी ज़माने में आग लग गई थी, क्योंकि किताबें थी यहाँ जो जल गई थी। वहाँ पर लाइट जल रही, और मैं खुश। ये पकड़ा गया। लाइट जल रही है, ये वहीं पर होगा, और परछाइयाँ बन रही हैं एक तरफ खिड़की पर, यानी कोई अंदर है। अब बिरजू के सिवा कौन हो सकता है? हो सकता है उसके साथी भी हों, लेकिन सबको पकड़ूंगा। सीढ़ियों पर चढ़कर जब मैं ऊपर की तरफ जा रहा था, हाथ में मेरे लोहे का डंडा था। मैं घबराना नहीं चाहता था, डरना नहीं चाहता था, सबूत समेत उसे पकड़ लेना चाहता था। मैं दरवाजे के बेहद करीब, धक्का देकर दरवाजा खोलना चाहता था और देखना चाहता था अंदर चल क्या रहा है। अंदर से एक लड़की की आवाज़ भी आई, और मैं सोच में पड़ गया। फिर मैंने दरवाजे को धक्का दिया, और मैं सीधा उस कमरे में। मैंने कहा, बिरजू तू पकड़ा गया। बिरजू चल क्या रहा है यहाँ, चल क्या रहा है? फिर मैंने देखा जो मेरे सामने था ना, वो बड़ा भयानक था। जली हुई वो 3 दीवारें बिल्कुल काली थी, सफाई की जा चुकी थी, लेकिन हड्डियों का ढांचा था मेरी आंखों के सामने। थोड़ा थोड़ा उस पर मांस, किसी मुर्दे के बराबर। और उसके अंदर से एक आवाज़ आई जब उस हड्डियों के ढांचे ने मेरी तरफ देखा, अपनी उस जली हुई आंखों से, पूरी तरह से काली। उसने कहा, बिरजू अब तू जा सकता है, ये तेरी आज़ादी। अब अगला वो इंसान आ गया जो दूसरे का पीछा करता है। बिरजू वहां से बाहर की तरफ भागा। मैंने कहा, बिरजू रुक रुक बिरजू। बिरजू तो बाहर भागा। उसे पकड़ने के लिए मैं दरवाजे के बाहर जाना चाहता था, क्योंकि मुझे लगा ये क्या हड्डियों का ढांचा है, स्पेशल इफेक्ट है क्या, कुछ बनाया गया है, और तो कोई नहीं था वहां।
वो दरवाजे को खोल नहीं पाया मैं। दरवाज़ा धड़ाम करके बंद, जैसे अपने आप बंद हो गया हो। बिरजू तो वहाँ से दूर भाग गया था। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा, वो जैसे एक लाश थी, जली हुई वो लाश, हड्डियों का वो ढांचा, वो लड़की की लाश थी। लड़की की वो आवाज़, और खड़ी होकर वो कहने लगी, अब तुम नहीं जा सकते, अब वो सज़ा तुम्हारी जो पहले बिरजू की थी। तुम तब तक कैद रहोगे जब तक कोई तुम्हारा पीछा करने वाला यहाँ तक नहीं आता। मैंने उसको कहा कि क्या हो तुम? मैं यहाँ से जाने वाला हूँ। मैंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन अचानक उड़ता हुआ दीवार से सट गया मैं। किसी ने मुझे पकड़ा नहीं था। फिर भी ऐसा एहसास हो रहा जैसे कोई अदृश्य ताकत मुझे दीवार से सटाकर हवा में उड़ाए जा रही हो, और वो मुर्दा लड़की कह रही थी, तुम्हारी सज़ा किसी का पीछा करने से पहले सोच लेना, 1000 बार सोच लेना। मुझे लगा ये कोई चोरी चकारी का किस्सा नहीं है, ये तो कोई ऐसी अदृश्य ताकत का किस्सा है। मैं अब खुद को मजबूर दिखाना चाहता था और मैंने कहा, देखो मुझे बस बिरजू पर शक था कि कोई चोरी तो नहीं करता। अब पता लग गया कि वो यहाँ पर आता है और ये सामान ही लेकर आता है। झोले में पड़ी ये हड्डियाँ, पुराना कचरा वगैरह। उसकी आंखों में गुस्सा था और वो कहने लगी, कचरा नहीं है, कचरा नहीं है, ये खाना है, मेरा खाना। मरने के बाद इंसानों का खाना खाया नहीं जा सकता, लेकिन जिसे तुम कचरा कहते हो वो मेरे नसीब का है। हर किसी की एक अपनी सज़ा। जब यहाँ पर जली थी तो मेरी मदद किसी ने नहीं की थी, ना उस लड़के ने जो हमेशा मेरे पीछे रहा करता था, मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाता था, उसने भी मेरी मदद नहीं की थी। मैं तो बंद थी, इस लाइब्रेरी में अकेली जली थी, जिसके बाद मेरी लाश यहाँ अकड़ी रही और पूरा दिन किसी ने निकाला तक नहीं। जब मुझे यह पता लगा मरने के बाद कि उस लड़के ने मुझे यहाँ जलाया, ऐसा फंसाया कि शक तक ना हो, लेकिन मरने के बाद सारे सच सामने आ जाते हैं। मेरे सामने भी आया, और तब पहली सज़ा उसकी थी। मेरा पीछा करता था, मुझे मारने की कोशिश की तो उसकी सज़ा यहाँ पर कैद। जब कोई और उसका पीछा करके आया तो वो यहाँ कैद, और उस लड़के की आज़ादी, उसकी तो आज़ादी मौत से ही हुई थी। लेकिन बाद में ऐसा ये चक्रव्यूह चलता रहा, जो पीछा करता हुआ वो आता, जो पीछा करता हुआ आता, यहाँ पर मेरा कैदी बनता। बिरजू आज़ाद है, अब तुम कैदी हो। फिर उसने मुझे छोड़ा। मुझे लगा यहाँ से निकल जाऊं, दोबारा यहाँ नहीं आऊँगा। बिरजू तो पागल है, ये क्या हड्डियाँ वगैरह लेकर आता है? यहाँ से मुझे बचकर जाना होगा। ये कैसी प्रेत आत्मा है, मुझे बचना होगा। मैं दरवाज़ा खोलकर बाहर नहीं जा सकता था। वो बड़ी ताकतवर थी, बड़ी ताकतवर। मेरी सोच बदल दी उसने। फिर उन हड्डियों को मेरी आंखों के सामने खाया। वो सब सड़ी गली सब्जियाँ, वो हड्डियाँ, वो सब चबा डाली और फिर कहने लगी, अब कल रात ये सब तुम लेकर आना, भूल मत जाना, और ये बात तुम किसी को बता नहीं सकते। ये भी सज़ा का हिस्सा है। बताने की कोशिश की तो सज़ा और बुरी मिलेगी, और बुरी हर बार। बस मर मत जाना, इंतज़ार करना कोई तुम्हारा भी पीछा करेगा। ऐसी हरकत करना कि कोई पीछा करे, यहाँ तक आए, और तुम्हारी आज़ादी यहीं तक है। जा सकते हो तुम। कल मेरा खाना लाने के लिए तैयार रहना, और मैं तुम्हारे करीब ही रहूँगी। गलती तो तुम कर नहीं सकते। दरवाज़ा खुला और मैं भागा वहाँ से। इतनी तेज़ भागा जो मैंने देखा था उस पर यकीन नहीं कर पा रहा। अपने उस मोहल्ले में पहुँचकर मुझे खुशी हुई कि मैं जिंदा बच गया। ऐसी चीज़ का सामना शायद किया ना जा सके। जैसे ही सबसे पहले बिरजू के घर का दरवाज़ा खटखटाया ताकि जान पाऊँ कि ये क्या है। बिरजू ने दरवाज़ा खोला। मेरी आवाज़ सुन ली थी शायद। खोलते ही उसने दरवाज़ा कहा, कुछ मत बोलना, उसके बारे में कुछ मत बोलना। आप कैदी हो अब। आपके द्वारा बोला गया एक शब्द जो उसकी मौजूदगी जाहिर करे, उसके बारे में बताए, आपको सज़ा देने के बराबर होगा। मत बोलिए,
बस इंतज़ार कीजिए जैसे मैंने किया। मेरी तरह आप भी लगिए कुछ गलत करने वाले, कोई ना कोई पीछा करेगा आपका। मैंने उसको कहा, तू पागल है? वो लाश ऐसा करने को कह रही है, तू हड्डियां लेकर जाता था। जैसे ही मैंने ये कहा, जैसे मेरी जबान को लकवा मार गया हो, गला घुटने लगा, सांस रुकने लगी। सांस रुकने के कारण बेहोश हुआ था मैं। जैसे ही मेरी आंख खुली, कुछ समय बीत चुका था। बिरजू के घर पर पलंग पर था। जैसे ही मुझे होश आया, बिरजू ने मेरे होठों पर उंगली रख कर कहा, भैया कुछ मत बोलो, वो आपके करीब है मानो। मैं भी कुछ नहीं बोलूंगा, आप भी मत बोलो। उसकी मौजूदगी जाहिर करना धीरे धीरे मौत को गले लगाने के बराबर है। मेरी गर्दन में दर्द रहा करता, तब से दर्द रहा करता। बिरजू भी लंगड़ा कर चलता था, मुझे नहीं पता था, हो सकता है इससे जुड़ा हो। मुझे चौथी रात पता लग गया। हर रात मुझे हड्डियां और ऐसा सामान वहां लेकर जाना पड़ता, उसकी भूख मिटानी पड़ती। और चौथी रात मैंने ऐसा नहीं किया, मेरी टांग को लकवा मार गया था। साधारण लकवा नहीं, उस रात उसने मुझे उल्टा लटकाया था। मुझे लोहे की रॉड से मेरी टांग पर वार कर कर के पूरी रात सजा दी थी। वो दर्द सहनीय था। अगले दिन से मेरी टांग काम नहीं कर रही। हड्डी नहीं टूटी, दर्द बुरा हुआ, लेकिन एक टांग से चल पा रहा, एक काम नहीं कर रही। हर बार किसी को बताने की कोशिश करता तो उसके बाद मेरे साथ बुरा होता। बता नहीं पाता मैं, किसी न किसी कारणवश बता नहीं पाता, लेकिन रात को मुझे सज़ा मिलती। इतनी भयानक सज़ा कि मैं मानने लगा उसकी बात किसी को नहीं बतानी, उसे बस खाना देने के लिए जाना है। मुझे नौकरी छोड़नी पड़ी, चोरों की तरह लगना पड़ रहा था। मैं गलियों से गुजरता कि कोई मुझे देखे, कोई लड़की या लड़का मेरे पीछे पीछे आए, मोहब्बत के लिए या मुझे लूटने के लिए, बस मेरे पीछे पीछे। कोशिशें मेरी जारी रहने लगी, कोई तो मेरा पीछा करे। कुछ लोग आपको अकेला देखकर सोचते हैं इसे लूट ले। ऐसे ही सोने की चेन पहनकर गलियों में घूमा करता। एक बार एक आदमी मेरा पीछा करने लगा। मुझे लगा मेरे साथ वहां आएगा, उसे कैद करूंगा और मैं बचूंगा। फिर सोचूंगा क्या करना है। उसने उस नाले के पास मुझे रोक कर लूटा, चेन ले गया और मेरे सर पर भी चोट लगी थी। खून बह रहा था। उसने तेज धार हथियार सर पर मारा था, लेकिन जब मुझे होश आया, ना कोई जख्म ना कुछ। वो लाश मुझे बचाती थी, खुद सजा देती थी। चाहे मेरे साथ कुछ भी हो जाए, बाद में मैं ठीक हो जाता। बस उसकी सजा भयानक होती। ना वो जिंदा रहने दे रही थी, न मरने दे रही थी। ये सजा मुझे धीरे धीरे भुगतनी पड़ रही और सोचने लगा था मैं, किसे लेकर जाऊं वहां, बिना बताए, सिर्फ फंसाए। बिरजू भी मुझसे बात नहीं करता था, डरता होगा ऐसी भयानक शक्ति से। लेकिन हर रात हड्डियां, ऐसी गली हुई सब्जियां इकट्ठी करनी। शक होता था कुछ लोगों को मुझ पर, और मैं और ज्यादा शक बढ़ाने के लिए जानबूझकर गुस्से में बात करता। लोग आपको जब नफरत करने लगे ना, आप पर शक करते हैं, उन्हें लगता है कुछ गलत करता है। फिर वो शक को दूर करने के लिए आपका पीछा करने की कोशिश करते हैं। मेरे मोहल्ले में भी कुछ लोग, कुछ ऐसे लोग जो मुझसे बड़ा जलते हैं। उन्हें लगता है मैं रात को कुछ गलत करने के लिए निकलता हूं। छिपे होते हैं घरों के ऊपर। हिम्मत अभी कम है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा उनकी हिम्मत बढ़े, मुझसे दुश्मनी बढ़े, ताकि वो मेरा पीछा करें, चले मेरे पीछे पीछे वहीं तक, वो लाइब्रेरी में, जहां वो लड़की एक लाश बनकर, एक शाप बनकर अभी भी कैद है और इंतजार कर रही है। कोई मेरा पीछा करते हुए आएगा, फिर वो सज़ा उसे देगी। वो सज़ा जो उसे मिली थी, आज भी वो लोगों को देती है। और मेरा पीछा शुरू कर दिया है किसी ने, कोई ऐसा जो जानना चाहता है क्या राज है, मैं कहाँ जाता हूँ। बस थोड़ा और समय, बच पाऊंगा मैं इस दर्द से। लेकिन आप भी ध्यान रखिए,
आपको भी नजर आते होंगे कुछ लोग रात के वक्त इधर उधर भटकते, घूरते ऐसे हैं जैसे कुछ गलत कर रहे हैं। आपको शक होता होगा, ये तो चोर लगता है, लुटेरा लगता है, रहता हमारे घर के पास ही है, रात को कहाँ जाता है। बस आपको कहना चाहूंगा, गलती से भी उसका पीछा मत करना। हो सकता है वो किसी ऐसी जगह पर जाता हो जो उसके लिए एक शाप हो। उसको ऐसा बनना पड़ता हो ताकि आप उसके बारे में बुरा सोचें, करें उसका पीछा, और जिसे वो सह रहा है उससे निजात मिले उसे, और फंस जाएं आप उस मुसीबत में, और वो मुसीबत आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत हो। ध्यान रखना, सतर्क रहना, और कभी किसी अनजान का पीछा मत करना।